हाय। हम लोग ट्वेल्थ क्लास के पॉलिटिकल साइंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। ट्वेल्थ क्लास के पॉलिटिकल साइंस में जो दूसरी बुक है इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस, उसका चैप्टर नंबर 3 उसको हम उसका क्वेश्चन आंसर आज कर रहे हैं। और इससे पहले हम एक रिवीजन वीडियो इस चैप्टर का बना चुके हैं। तो इस चैप्टर का नाम आइए देखते हैं। चैप्टर का नाम है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट और ये चैप्टर नंबर 3 है। और इस चैप्टर का हम ऑलरेडी रिवीजन वीडियो एक वीडियो में बना चुके हैं, जो रिवीजन एकदम शॉर्ट रिवीजन उसमें करवाए हुए हैं। तो अगर आप लोगों को ज़रूरत हो तो वहाँ पर मुश्किल से 40 से 50 मिनट का वीडियो होगा, आप उसको देखिएगा। पूरे चैप्टर का आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा और उसके बाद आप इसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर वगैरह में जो पूछा गया उस सब को शामिल किया गया है। तो आप इसको देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द गोल एंड चैलेंजेस बिफोर द इंडियन गवर्नमेंट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब आज़ादी के वक्त इंडियन गवर्नमेंट के पास क्या क्या गोल और क्या क्या चैलेंजेस थे। तो 2 गोल थे और 3 चैलेंजेस थे। 2 गोल क्या क्या थे? सबसे पहला कि आज़ादी के बाद सभी लोगों की एक राय थी कि इंडिया में डेमोक्रेसी कायम करनी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनानी है। ठीक है, इस बात पर सभी लोग एग्री थे कि आज़ादी के बाद जब आज़ादी मिल गई तो सभी ये चाहते थे इंडिया में डेमोक्रेटिक तरीके से गवर्नमेंट चुनी जाएगी। दूसरा गोल था कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखना है, कि मतलब देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखना है। वो इसलिए क्योंकि धर्म के नाम पर ऑलरेडी पार्टीशन हो चुका था, इंडिया और पाकिस्तान में बंटवारा हो चुका था और इंडिया में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग कास्ट और बहुत सारे पैमाने पर अलग अलग क्षेत्र जिसको हम रीजन कहते हैं, इन सब के बेसिस पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मीन्स विविधता थी। और इन सब डाइवर्सिटी, इतने डाइवर्सिटी को एक साथ मेंटेन करके रखना और सबको यूनाइट करके रखना, ये एक गोल था और चैलेंजेस भी था। तो ये गवर्नमेंट का गोल था। 2 गोल था। सबसे पहला गोल क्या था कि डेमोक्रेसी कायम करनी है, इस पर सभी लोग एग्री थे, तो वो लोगों का गोल था। और दूसरा गोल था यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना, मतलब एकता और अखंडता को बरकरार रखना। इसके साथ साथ 3 चैलेंजेस भी थे। 3 चैलेंजेस क्या था गवर्नमेंट के सामने? तो सबसे पहला चैलेंजेस था डेमोक्रेसी ही कायम करना। डेमोक्रेसी कायम करना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना एक चैलेंज था। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया के 3-3.5 हज़ार साल के हिस्ट्री में, मतलब जब से इंडियन हिस्ट्री शुरू होती है, मतलब जब से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन और तब से लेकर के अभी तक जो है, जो आज़ादी के वक्त तक इंडिया में, आज़ादी से पहले तक इंडिया में क्या था? या तो मोनार्की था या कॉलोनियल गवर्नमेंट था। तो डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ ऐसी नहीं थी। इलेक्शन यहाँ नहीं होता था, सभी को इलेक्शन होता नहीं था, लोगों के पास वोट करने का भी राइट्स नहीं था। तो किसी भी डेमोक्रेटिक तरीके का एक्सपीरियंस नहीं था। तो इसके अलावा आबादी भी अच्छी खासी थी, 40 करोड़ के करीब आबादी थी। इतने वास्ट कंट्री में इतने बड़े आबादी के बाद और इतने जो है बहुत सारी आबादी उसमें से इलिटरेट थी। तो इन सब इतने बड़े कंट्रीज़ में और जहाँ पर इलिटरेट पॉपुलेशन हो, इलिटरेट आबादी हो, उन सब जगहों पर इलेक्शन कराना एक चैलेंज ही था, क्योंकि पहले कभी इलेक्शन भी नहीं हुआ था। लोग डेमोक्रेसी का मतलब तक नहीं समझते थे। तो वैसे कंट्री में इलेक्शन कमीशन सेटअप करना, इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट तैयार करना, कंस्टिट्यूएंसी जो है ड्रॉ करना और लोगों को ट्रेन करना इलेक्शन के लिए, तो एक गवर्नमेंट के सामने और इलेक्शन करवाना, वो भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, ये एक चैलेंज से कम नहीं था। दूसरा क्या चैलेंज था? दूसरा चैलेंज था यूनिटी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना। ये चैलेंज इसलिए था क्योंकि ऑलरेडी धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हो चुका था। दूसरा, धर्म के अलावा और भी अलग अलग धर्म के लोग यहाँ रह रहे थे। धर्म के अलावा भी और भी लिंग्विस्टिक है, सोशल है, इकोनॉमिक है और भी जो है कास्ट के बेसिस पर, तो बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ इंडिया में थी। और इतने डाइवर्स कंट्रीज़ में कंट्रीज़ को एकजुट करके रखना, लोगों को एकजुट करके रखना, यूनाइट करके रखना, ये एक चैलेंज ही था। और तीसरा जो चैलेंज था वो डेवलपमेंट करना। डेवलपमेंट करना इसलिए चैलेंज था क्योंकि पिछले 200 सालों से अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट थी और बड़े पैमाने पर एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, रिसोर्स की कमी थी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी, इलिटरेसी, भुखमरी, इस जैसी इनइक्वालिटीज़ जैसी जो हालात थी। तो ऐसे कंट्रीज़ में जब कंट्रीज़ के पास उतने रिसोर्सेज नहीं हो और इतने बड़े बड़े जो है चैलेंजेस हो, इतने बड़े बड़े जो है टास्क हों, तो इन सब टास्क को पूरा करना के लिए गवर्नमेंट के सामने चैलेंज था कि डेवलपमेंट कराएं और डेवलपमेंट का फ़ायदा समाज, सोसाइटी के सभी लोगों को एक जैसा हो। तो ये एक चैलेंज ही था। तो 2 गोल और 3 चैलेंजेस यही थे, 2 गोल्स एंड 3 चैलेंजेस।
तो ये सब जो है गवर्नमेंट के सामने चैलेंज था। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्लानिंग एंड व्हाई इट इज इसेंशियल। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग से आप क्या समझते हैं और प्लानिंग इसेंशियल क्यों है। तो सबसे पहला प्लानिंग क्या होता है कि जुडिशियस यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज टू अचीव अ सर्टेन मिनिमम गोल्स, ठीक है, कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उस अवेलेबल रिसोर्सेज का हम ऐसे इस्तेमाल करें, ऐसे यूज़ करें कि हमारा अपना मकसद पूरा हो जाए, हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो, तो इसी को हम प्लानिंग कहते हैं। अब प्लानिंग क्या है, प्लानिंग क्यों इसेंशियल है, तो प्लानिंग इसलिए इसेंशियल है क्योंकि रिसोर्स जो होता है वो लिमिटेड होता है और उस लिमिटेड रिसोर्स को हम प्रायोरिटाइज कर सकें, उसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम रिसोर्स को जो है अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते हैं, प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, तो वो रिसोर्स कहीं भी खर्च हो जाता है, वो रिसोर्स वेस्ट हो जाता है। इसके अलावा इंडिया के किसी भी जगहों पर रिसोर्स सभी जगहों पर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। कहीं पर रिसोर्स ज़्यादा होता है, कहीं पर कोई जगह रिसोर्स सेल्फ सफिशिएंट होता है, दूसरा लैक ऑफ रिसोर्सेज होता है। तो इन सब रिसोर्सेज को जहाँ पे सफिशिएंट है या फिर जो है दूसरी जगह लैक कर रहा है, कहीं पर ज़रूरत से ज़्यादा है, तो इन सब चीज़ों को विदाउट प्लानिंग हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए रिसोर्स का प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, व्हाट वाज बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान क्या था, तो बॉम्बे प्लान एक नया जो चीज़ है, नया कंसेप्ट है। ये क्या है, ये प्लानिंग से रिलेटेड है। बॉम्बे प्लान ये है कि 1944 में कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे इंडिया के, वो सब एक प्रोपोजल तैयार करते हैं, एक जो आगे इंडिया में आज़ादी के बाद डेवलपमेंट कैसे होगा, उन सब चीज़ों को लेकर के ये एक प्रोपोजल तैयार करते हैं कि इंडिया में डेवलपमेंट कैसा होगा। और इन लोगों के प्रोपोजल में होता है कि इंडिया के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी गवर्नमेंट उठाए, इंडिया की गवर्नमेंट की इंडिया में डेवलपमेंट की जिम्मेदारी स्टेट कंट्रोल्ड हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की जिम्मेदारी जो है डेवलपमेंट की गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करे। वो गवर्नमेंट इसलिए कंट्रोल करे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं था। गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी तो उसका अच्छे से, गवर्नमेंट ज़्यादा ये जिम्मेदारी उठाएगी तो यहाँ पे लोगों का डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में बहुत लोगों के पास या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज ये सब थे नहीं, तो प्राइवेट रिसोर्सेज था नहीं, प्राइवेट कैपिटल था नहीं, तो गवर्नमेंट को ही जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये बॉम्बे प्लान में ये प्रोपोजल था। बॉम्बे प्लान फिर से बता देते हैं, बॉम्बे प्लान क्या था, सम इंडस्ट्रीज थे जो बॉम्बे के, जो एक प्रोपोजल तैयार किए थे कि इंडिया में डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए। तो इन लोगों का कहना था इंडिया में डेवलपमेंट स्टेट कंट्रोल होना चाहिए, मींस गवर्नमेंट कंट्रोल होना चाहिए। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, डेवलपमेंट की जिम्मेदारी गवर्नमेंट उठाए कि यहाँ के लोगों को रोड, बिजली, पानी, एजुकेशन, हेल्थ, ये जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ की जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट खुद ही कंट्रोल करे। क्योंकि प्राइवेट, और एक तो बहुत ज़्यादा प्राइवेट कैपिटलिस्ट थे नहीं, और प्राइवेट कैपिटलिस्ट करते तो मोनोपोली हो जाता और जो ना अमीर गरीब में फ़र्क और ज़्यादा ही हो जाता। तो ये सारी चीज़ें। अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन द सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या डिफरेंसेस था और आज भी क्या डिफरेंसेस होता है। तो इस टॉपिक पर हम लोग बहुत बार डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमिक मॉडल होता है, ये सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है, ये इकोनॉमिक मॉडल होता है। किसी भी कंट्री में जो है, जो कंट्री ये इकोनॉमिक मॉडल अपनाती है, या तो सोशलिस्ट या तो कैपिटलिस्ट। जैसे हम लोग देखे थे कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और अमेरिका की जो एलाइज थी वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल अपनाई थी, और यूएसएसआर जिसको सोवियत संघ कहते हैं, तो सोवियत यूनियन जो है सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल और उसकी जितनी भी एलाइज थी वो सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल अपनाए थे। हिंदी में इसको पूंजीवाद और समाजवाद कहते हैं। कैपिटलिस्ट को हम पूंजीवाद कहते हैं और सोशलिस्ट को समाजवाद कहते हैं। तो इस इकोनॉमिक मॉडल में बेसिक डिफरेंसेस क्या है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल में गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, जितनी भी रिसोर्सेज होती है वो प्राइवेट लोगों के हाथ में होता है। जिसके पास पूंजी होता है, जिसके पास पैसा होता है, कैपिटल होता है, वो इन्वेस्टमेंट करता है और उन सब रिसोर्स के इस्तेमाल से वो प्रोडक्शन करता है। ना ही प्रोडक्शन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ना ही डिस्ट्रीब्यूशन पर कंट्रोल है। जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं वो खुद से वेजेस तय करते हैं और वो खुद से मार्केट में चीज़ों का दाम, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका दाम तय करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास पूंजी होता है, वो पैसे से पैसा कमाता है। और एक तरीके से देखा जाए अमीर और गरीब के बीच जो है वाइड डिफरेंसेस होता है। यहाँ की प्रोडक्शन मार्केट ड्राइवन होती है, मार्केट में जिस चीज़ों का डिमांड होगा वैसी प्रोडक्शन की जाएगी। ठीक है, दूसरा जो होता है सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल, ये कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इकोनॉमी होता है। सभी चीज़
यहाँ पर गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, जितनी भी रिसोर्सेज होती है उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट खुद ही इंडस्ट्री, फैक्ट्री, प्रोडक्शन बैठाती है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक सभी चीज़ों पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। मजदूरों को गवर्नमेंट प्रॉपर वेजेस देती है और इस सब इंडस्ट्री, फैक्ट्री से जो गवर्नमेंट को फायदा होता है उस पैसे से गवर्नमेंट रोड, बिजली, पानी, एजुकेशन, हेल्थ या जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ होती है ये सब फैसिलिटीज़ आम लोगों तक पहुंचा देती है, या आम लोगों को या तो फ्री ऑफ कॉस्ट में या कम से कम दामों में अवेलेबल करवाती है। ठीक है, तो यही दोनों बेसिक डिफरेंसेस है सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल में। सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल बराबरी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, करती है सोसाइटी में, और जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल है उसमें अमीर और गरीब में फर्क जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज होती है इसमें। अब आगे देखिए, तो व्हाट वर द डिबेट अबाउट द एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द प्लानिंग। बोला जा रहा है कि जब इंडिया में प्लानिंग की जा रही थी, जब इंडिया में प्लानिंग के तहत डेवलपमेंट करने का सोचा जा रहा था, तो इंडिया में डिबेट क्या चल रहा था एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को लेकर के। एक डिबेट ये भी था, यहाँ देखिए, एक डिबेट था सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट को लेकर के भी, सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल अपनाया जाए या कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल अपनाया जाए। बहुत सारे लोगों का जो है कहना था कि इंडिया में कैपिटलिस्ट मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल अपनाना चाहिए, जैसे B.R. अम्बेडकर थे, स्वतंत्र पार्टी के और भी लीडर सब थे। इन लोगों का कहना था कि इंडिया में कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल अपनाना चाहिए। वो ऐसा इसलिए ये लोग फेवर कर रहे थे क्योंकि इनका कहना था कि जो वेस्ट, जैसे अमेरिका और यूरोप में कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल अपनाई गई थी, हम उनसे बेहतर रिलेशन बनाएंगे, उनसे जो टेक्नोलॉजी वगैरह, उनकी टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके इंडिया में हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट और रैपिड डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे। इन लोगों का कहना था कि अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल अपनाते हैं तो रैपिड जो मॉडर्नाइजेशन होगा और जो है रैपिड डेवलपमेंट होगा, तो ये चीज़, और मटेरियल प्रोग्रेस भी होगा, मतलब यहाँ के लोगों के जो है ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा, मतलब लोगों के पास, लोगों का लाइफ स्टाइल या लोगों की लिविंग कंडीशन बेहतर होगी। लेकिन जो लोग सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल को अपना रहे थे, जैसे गांधी जी थे, इसके अलावा जो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये लोग सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल को अपना रहे थे। इन लोगों का कहना था कि चूंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा गरीबी, इलिटरेसी, भुखमरी और जो है ना ज़्यादातर लोग जो है गरीबी के नीचे हैं, तो यहाँ पर डेवलपमेंट का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को पहले होना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट खुद ही जो है इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी ले, गवर्नमेंट सोशलिस्ट मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल अपनाएगी, तो ये जो लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ जो पॉपुलेशन है, जो कि गरीब है या फिर जो मार्जिनलाइज है, इन लोगों की तरक्की की जा सकेगी अगर स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी होगा तो, या सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल होगा तो। फाइनली इंडिया में ये सॉल्यूशन निकाला गया है कि इंडिया में ना ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल अपनाया जाएगा, ना ही सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल अपनाया जाएगा, मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल अपनाया जाएगा, और इंडिया जो है मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को अपनाता है। ठीक है, अब यहाँ जो था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को लेकर के क्या डिबेट था। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को लेकर के ये डिबेट था कि बहुत सारे लोग प्लानिंग के वक्त जो है ये चाहते थे, बहुत सारे लोगों का कहना था कि पहले हम एग्रीकल्चर को फोकस करें डेवलपमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर आबादी, 2/3 आबादी, मतलब 3 हिस्से में से 2 हिस्से आबादी, 2/3 आबादी जो है, पॉपुलेशन जो है, वो हमारे यहाँ कहाँ है, एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है। तो पहले हम अगर एग्रीकल्चर को फोकस करते हैं, पहले हम एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट करते हैं, पहले हम रूरल डेवलपमेंट करते हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा तो रूरल डेवलपमेंट होगा, रूरल डेवलपमेंट होगा तो नेशन की भी, या बहुत सारे लोग जो एग्रीकल्चर में लगे हुए उनकी भी डेवलपमेंट होगी और नेशनल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है ना पॉवर्टी से बाहर आएंगे और कंट्री को पॉवर्टी से बाहर लाया जा सकेगा। तो ये लोग एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहे थे। बहुत सारे लोगों का कहना था कि हम प्लानिंग के तहत ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज पहले एग्रीकल्चर में खर्च करें और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करें, रूरल डेवलपमेंट करें, जिससे नेशनल डेवलपमेंट होगा, ज़्यादातर लोगों को जो है उस डेवलपमेंट का फायदा पहुँच पाएगा। जैसे इसमें एक JC कुमारप्पा थे जो रूरल डेवलपमेंट के लिए सजेस्ट कर रहे थे, और भी बहुत सारे लीडर थे, जैसे चौधरी चरण सिंह थे, भारतीय लोकदल के लीडर थे, तो वो सब भी एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन कुछ दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल थे, वो इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे थे। इंडस्ट्री को वो सपोर्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन लोगों का रीजन था, उन लोगों का तर्क ये कहना था कि अगर हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, इन सब चीज़ों को पहले बैठाई जाएगी तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट भी होगा। इनका कहना यह था कि अगर इंडिया में इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज वगैरह सब बैठाई जाती है तो हम बाहर से जो टूल्स, इक्विपमेंट्स या मशीन वगैरह सब जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी खत्म हो जाएगा, और उस खत्म के साथ साथ इंडिया एक सेल्फ रिलायंट हो जाएगा, सेल्फ जो डिपेंडेंस
इंडिपेंडेंस हो जाएगा, मतलब खुद पर डिपेंड होगा। और ये इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज जो है टूल्स इक्विपमेंट्स वगैरह सब जो है वो बनाएगी, जो एग्रीकल्चरल टूल्स इक्विपमेंट्स या और भी फर्टिलाइजर है कि पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है और इरिगेशन पंप्स और पाइप्स वगैरह सब बनाएगी। और जब इंडस्ट्री में ये सब चीज़ बनेगा तो इससे एग्रीकल्चर का भी मॉडर्नाइजेशन होगा और एग्रीकल्चर की और ज़्यादा तरक्की होगी। तो जो लोग इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे थे उनका भी रीज़न अपने जगह सही था, जो लोग एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहे थे वो भी अपनी जगह सही थे, लेकिन दोनों का ये अलग अलग तर्क था। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। अब आगे देखिए, What is the difference between the centralized and decentralized planning? ठीक है, सेंट्रलाइज प्लानिंग और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग जो है वो क्या होता है। तो देखिए ये कंसेप्ट है प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग से। सेंट्रलाइज प्लानिंग ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्लानिंग करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्लान कर करके स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है कि आप इन इन चीज़ों में खर्च कीजिए, हम इतना आपको पैसा दे रहे हैं और आप इन इन चीज़ों में खर्च कीजिए, ठीक है, इन इन चीज़ों में डेवलपमेंट कीजिए। लेकिन अगर सेंट्रलाइज प्लानिंग होता है तो स्टेट गवर्नमेंट को ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि जो है ना उस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर पाना, क्योंकि सेंटर में अगर प्लानिंग होती है तो किस स्टेट में किन चीज़ों की ज़रूरत है, किस स्टेट में किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, वो जो है उसका असेसमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है। और इस वजह से सेंटर से जो प्लानिंग कर करके भेजी जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट को उसको इम्प्लीमेंट करने में मुश्किल हो जाती है। लेकिन डिसेंट्रलाइज प्लानिंग होती है कि स्टेट गवर्नमेंट को हम स्टेट गवर्नमेंट की बात को रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट की राय मशवरे के साथ हम प्लानिंग करें और ऐसा प्लानिंग करें कि स्टेट गवर्नमेंट को मच बेटर सूटेबल हो, कि स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा सूटेबल हो और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अच्छे से उस सेंटर से बनाई हुई प्लान को या जो प्लानिंग डेवलपमेंट के लिए जो है जो प्लानिंग की जाती है डेवलपमेंट के लिए उस प्लान को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो प्लानिंग कमीशन के बारे में कहा गया कि इस प्लानिंग कमीशन में सेंट्रलाइज प्लानिंग थी और यही प्लानिंग कमीशन की कमी की वजह से नीति आयोग बनाई गई और नीति आयोग में डिसेंट्रलाइज प्लानिंग को बढ़ावा दिया गया कि नीति आयोग के वर्किंग कमेटीज में कार्यकारिणी समिति में जितने भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर है उनको भी जगह दी गई है और नीति आयोग के मीटिंग में स्टेट के चीफ मिनिस्टर सब आते हैं, अपनी अपनी नीड और ज़रूरियात को रखते हैं और उसको ध्यान में रखते हुए नीति आयोग जो है वो प्लानिंग करती है और उतने रिसोर्सेज का एलोकेशन होता है अलग अलग स्टेट्स के लिए। ठीक है, अब आगे देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था? राइट इट्स मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ इट। इसकी क्या क्या खास मेरिट थी और डिमेरिट थी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर एक साल एग्जाम में आपको मोस्टली प्रीवियस ईयर वगैरह में आपको दिखाई दे देगा। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था? 1966 के दौर में या आप 1960s के दौर में दोनों कह सकते हैं, एग्जैक्टली है 1966 के दौर में एग्रीकल्चर में अच्छे किस्म के बीज का इस्तेमाल किया जाता है, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ सीड्स के इस्तेमाल से, इरिगेशन के इस्तेमाल से, केमिकल फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड इन सब चीज़ों के इस्तेमाल से एग्रीकल्चर की जाती है और जिस वजह से ऐसा देखा जाता है कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, काफ़ी इंक्रीज़ कर जाती है। इसी को हम ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। इससे पहले का कंसेप्ट आपको जानना हो कि इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, नौबत क्यों आ पड़ी, तो आप इस चैप्टर का समरी जा करके वहाँ पर आप देख लीजिए, आपको और अच्छे से वहाँ पर आइडिया हो जाएगा। तो इसी को ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। 1966 के दौर में एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा बदलाव आता है, जिस बदलाव में एग्रीकल्चर में अच्छे किस्म के बीज का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इन सब चीज़ों के इस्तेमाल से इंडिया में एग्रीकल्चर करने की कोशिश की जाती है और जिस वजह से देखा जाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज़ हो गई और इसी को हम ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। इनके मेरिट्स क्या हैं? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से इंडिया में फूड ग्रेन की जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी बढ़ गई। इंडिया सेल्फ रिलायंट हो गया जो है फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में और कुछ मिडिल क्लास फार्मर जो है इमर्ज होकर के सामने आए। ये सब इसका जो है वो मेरिट है। अब इसका डिमेरिट क्या है? आपको रिवीजन वाला चैप्टर देखिएगा तो वहाँ पे 4 पॉइंट मेरिट में और 4 पॉइंट डिमेरिट में हम वहाँ पर बताए हुए हैं। ठीक है, अब डिमेरिट क्या था? तो डिमेरिट ये है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा ऑल ओवर इंडिया नहीं हुआ, सिर्फ वेस्टर्न यूपी, पंजाब और हरियाणा में हुआ। सभी फूड ग्रेन की प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, सिर्फ जो है वीट, राइसेस और ग्रेन की प्रोडक्शन बढ़ी। इसके अलावा ओवर इरिगेशन, ओवर ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड के इस्तेमाल की वजह से, जो हम कह सकते हैं ओवर इरिगेशन और फर्टिलाइज़र के यूजेस के वजह से, एक्सेसिव यूजेस की वजह से ज़मीन की फर्टिलिटी कम होती जा रही है उस सब रीजन में और ओवर इरिगेशन की वजह से ज़मीन की सैलिनिटी, लैंड जो है की सैलिनिटी बढ़ रही है और वाटर टेबल जो है वो नीचे कम हो रहा है। जब हम ज़मीन से पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं इरिगेशन के लिए पंप के थ्रू तो क्या होता है, ज़मीन का वाटर का ज़मीन के अंदर जो वाटर लेवल है वो कम होता जा रहा है। तो ये सब डिमेरिट है, याद रखना।
अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट द मेजर आउटकम ऑफ द मॉडल ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी। बोला जा रहा है कि इंडिया में जो मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया गया तो उसको को इवेल्युएट करना है, उससे क्या फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, कितना फ़ायदा हुआ। तो देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, तो हम पहले भी बताए थे कि इंडिया जब आज़ाद हुआ 1947 में तो पूरी दुनिया दो ग्रुप में बटी हुई थी, जो है यूएस और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, और यूएसएसआर जो सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल अपनाई हुई थी और यूएसएस कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल अपनाई हुई थी। अब इंडियन गवर्नमेंट के सामने ये प्रॉब्लम था, हम सोशलिस्ट अपना इकोनॉमिक मॉडल अपनाए या कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल अपनाए। और इंडिया में भी लोग अलग अलग ग्रुप में बटे हुए थे, कुछ लोगों का कहना था सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल अपनाना चाहिए, कुछ लोगों का कहना था कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल अपनाना चाहिए। और इसी सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल को जो है सोशलिस्ट को पब्लिक कहा गया क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, और जो है कैपिटलिस्ट को प्राइवेट कहा गया। तो पब्लिक और प्राइवेट का भी डिबेट यही सोशलिस्ट और इकोनॉमिक का डिबेट है। फाइनली इंडिया में जो है इंडियन गवर्नमेंट मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल अपनाती है कि जिसमें सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट का मिक्स होता है, बहुत सारी चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है और बहुत सारी चीज़ प्राइवेट लोगों के हाथ में छोड़ दिया जाता है। जो सब चीज़ बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें थी, जो हर एक लोगों की ज़रूरियात की चीज़ें थी, उन सब चीज़ों को गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखती है। और जो प्राइवेट में इंटरेस्ट की चीज़ें थी या जो लग्जरी की चीज़ें थी, जो सभी लोगों की ज़रूरियात की चीज़ें नहीं थी, उसको प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दिया गया। तो आखिर इस मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल का फ़ायदा हुआ तो क्या हुआ, तो देखिए प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर फ्लोरिश्ड। बोला जब मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल अपनाने की वजह से कि प्राइवेट और खास साथ गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज जो है वो भी फ्लोरिश होती हैं, मतलब बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज वगैरह भी इमर्ज होते हैं और गवर्नमेंट की भी बहुत सारी कंपनी साथ साथ चलती है। ठीक है, तो क्या हुआ कि मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल अपनाने से प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर फ्लोरिश्ड एज वेल, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर का भी राइज हुआ और पब्लिक सेक्टर का भी राइज हुआ। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज वगैरह भी जो है वो बहुत सारी सेटअप हुई और बहुत सारी गवर्नमेंट की कंपनीज वगैरह भी सेटअप हुई, बहुत सारी चीज़ों पर गवर्नमेंट प्रोडक्शन की होती है। अब आगे क्या है, स्टेट कंट्रोल द की इंडस्ट्रीज एंड प्रोवाइडेड द इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। चूंकि ज़्यादातर चीज़ या की इंडस्ट्रीज जो बेसिक इंडस्ट्रीज थी उन सब चीज़ों पर, बेसिक जो फैसिलिटीज़ की चीज़ें थी उन सब चीज़ों पर गवर्नमेंट का खुद कंट्रोल था। इसी वजह से हम देखते हैं गवर्नमेंट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब क्रिएट करती है, रोड, बिजली, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब सारे चीज़ों में, ठीक है, स्कूल, इन सब चीज़ों में गवर्नमेंट जो है वो अच्छा खासा डेवलपमेंट करती है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश करती है। अब देखिए इसी वजह से हो भी पाया, द इनलार्ज पब्लिक सेक्टर क्रिएटेड द हर्डल फॉर द प्राइवेट इंडस्ट्रीज। मतलब ये नुकसान हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर का, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस था, गवर्नमेंट कंट्रोल था, इसी वजह से प्राइवेट सेक्टर उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया या प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। आगे देखिए, द स्टेट इंटरवीन्ड इनटू द एरिया वेयर द प्राइवेट सेक्टर मेड प्रॉफिट। बोला जा रहा है कि स्टेट जो ज़्यादा स्टेट इंटरफेरेंस की वजह से गवर्नमेंट उन सब चीज़ों में भी प्रोडक्शन करते की जहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टर्स या अच्छा खासा मुनाफा बना सकते थे या प्राइवेट सेक्टर फ्लोरिस्ट कर सकती थी, इस वजह से। आगे देखिए, द पॉलिसी ऑफ स्टेट रिस्ट्रिक्टेड द इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स। क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही कंट्रोल कर करके रखी हुई थी इकोनॉमी पर, तो गवर्नमेंट जो है बहुत सारे चीज़ों के इंपोर्ट पर बैन लगा दी, और इस वजह से कि यहाँ की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ जो है, जो यहाँ की खुद की इंडस्ट्रीज जो है वो फ्लोरिश कर सके। अगर स्टेट या गवर्नमेंट इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती तो इंपोर्ट होता रहता, और जब बाहर के सामान इंडिया में बिकते तो इंडिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट या कैपिटलिस्ट थे वो उन लोगों से या बाहरी कंपनी से कंपटीशन नहीं कर पाते और इंडिया की इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज जो है वो खत्म हो जाती। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। तो ये याद रखना है कि क्या क्या आउटकम था मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल का। तो प्राइवेट और जो है कैपिटल दोनों फ्लोरिश किया एक साथ, गवर्नमेंट जो है बेसिक या की इंडस्ट्रीज का जिम्मेदारी खुद ही उठाई थी, इस वजह से खुद ही कंट्रोल की हुई थी, इस वजह से बेसिक इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ। मतलब बहुत सारी जो है गवर्नमेंट कंट्रोल जो है या गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत सारी इंडस्ट्रीज फैक्ट्री सब जो है वो खोली गई, और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर गवर्नमेंट खुद ही डेवलप की, रोड, बिजली, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब सारे चीज़ों का। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल होने की वजह से, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पर गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल होने की वजह से प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक परेशानी हो गई या हर्डल हो गया। मतलब प्राइवेट जो इंडस्ट्रियलिस्ट उतने नहीं फ्लोरिश कर पाए या प्राइवेट इंडस्ट्री ज़्यादा नहीं बैठ पाई। स्टेट इंटरवीन, स्टेट उन सब जगहों पर भी जो है दखल अंदाजी की, या स्टेट उन सब चीज़ों पर भी कंट्रोल बना के रखी जहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते थे और प्रॉफिट कमा सकते थे। पॉलिसी ऑफ स्टेट रिस्ट्रिक्टेड द इंपोर्ट ऑफ द गुड्स। ठीक है, स्टेट या गवर्नमेंट जो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करके रखी हुई थी, तो अपनी इकोनॉमी पर भी कंट्रोल करके रखी, बाहर से इंपोर्ट जो है वो नहीं होने दी। अब हम लोग दूसरी तरफ आते हैं, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है,
ये है व्हाट वर द मेजर डिफरेंसेस इन द अप्रोच टुवर्ड्स द डेवलपमेंट एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि आखिर क्या जो है वो अप्रोचेस था या क्या डिफरेंस था अप्रोचेस में जो है किस चीज़ को लेकर के, प्लानिंग को लेकर के इंडिपेंडेंस के वक्त, ठीक है। तो अप्रोचेस क्या था, डेवलपमेंट को लेकर के। तो डेवलपमेंट को लेकर के अलग अलग अप्रोच था। एक अप्रोच था कि सोशलिस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट, इसी को लिखना जो आप लोगों को पीछे बता चुके हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल अपनाया जाए या कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल अपनाया जाए। और आपको यह भी बताना है इस मसले का हल कैसे निकला। इस मसले का हल निकला कि इसका सॉल्यूशन ये निकाला गया कि इंडिया जो है मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल अपनाएगी, तो इसको लिखना है। दूसरा अप्रोच था, ये 2 पैरा में लिखना है। और दूसरा अप्रोचेस था कि एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज, ये भी अप्रोचेस एक पैरा में आपको ये लिखना है कि और इसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया। बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहे थे। बहुत सारे लोगों का कहना था कि पहले हमें एग्रीकल्चर को फोकस करें, और बहुत सारे लोगों का कहना था कि पहले हमें इंडस्ट्रीज़ को फोकस करें। तो इसका सॉल्यूशन ये निकाला गया कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को तवज्जो दी गई, एग्रीकल्चर को फोकस किया गया, और सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रीज़ को जो है वो फोकस किया गया, हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो की गई, इंडस्ट्रीज़ में खर्च की गई। तो यही क्वेश्चन है, आपको 2 पैरा में इसको लिखना है, ठीक है। अब आगे देखिए, व्हाट वाज द मेजर थ्रस्ट of first 5 year plan, in which way the second 5 year plan differ from the first one, ठीक है। तो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या डिफरेंसेस था, उसी को लिखा गया। तो क्या याद रखना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान को फर्स्ट पैरा में लिखना है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है 1951 टू 56 इसका टेन्योर था, के.एन. राज इसको डेवलप किए थे, इसको हैरोद दामोदर मॉडल भी कहते हैं। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान का फोकस था जो है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इसके अलावा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के अलावा जब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा तो दूसरे पॉइंट में क्या लिखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है या आउट ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, जो है इंडिया को जो है पॉवर्टी से बाहर निकालना है। और तीसरा क्या था कि नेशनल इनकम भी बढ़ना चाहिए, लैंड रिफॉर्म वगैरह होनी चाहिए। अब आगे देखिए क्या है, हाँ, सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में आपको दूसरे पैरा में लिखना है। सेकंड 5 ईयर प्लान का टेन्योर कब तक से था, 1956 टू 61 है। इसको डेवलप किए थे पीसी महलनोबिस, और इसमें फोकस किया गया हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन का। और हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन होगा कि जो टूल्स इक्विपमेंट्स इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज के लिए या एग्रीकल्चर के लिए हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, तो अब वो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा और इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा इन सब चीज़ों में। तो ये फोकस था। तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान और फर्स्ट 5 ईयर प्लान को फर्स्ट पैरा में और सेकंड 5 ईयर प्लान को सेकंड पैरा में लिखना है, और ये आंसर कंप्लीट इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए, स्टेट 2 आर्गुमेंट्स इन द डिबेट दैट इंश्योर्ड बिटवीन द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट एट द टाइम ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान। बोला जा रहा है सेकंड 5 ईयर प्लान के वक्त, अपनाए जाने के वक्त जो 2 जो डिबेट था जो चल रहा था उसके बारे में लिखना है कि तो क्या था, एक था एग्रीकल्चर को लेकर के और दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के, और भी क्या था। तो मेन 2 ही डिबेट था, एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज और पब्लिक वर्सेस प्राइवेट। तो इन सब जो हम ऊपर बताए हैं, एग्रीकल्चर, बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहे थे कि एग्रीकल्चर में पहले इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एग्रीकल्चर का पहले डेवलपमेंट करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का इंडस्ट्रीज को लेकर के था, ऑलरेडी इसके को बता चुके हैं, तो यहाँ पर दोबारा डिस्कशन करना मुनासिब नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का पब्लिक, जिसको पब्लिक किसको कहते हैं, सोशलिस्ट को कहते हैं, और बहुत सारे लोगों का था कि प्राइवेट। तो इसी सब चीज़ों के इर्द गिर्द इस सारे चैप्टर में ये सब क्वेश्चन सब है, तो इस डिबेट के बारे में भी लिखना है। अब ये जो एक और क्वेश्चन है यहाँ देखिए, इंडियन पॉलिसी मेकर मेड अ मिस्टेक बाय एम्फेसाइजिंग द रोल ऑफ स्टेट इन द इकोनॉमी। बोला जा रहा है कि ये क्वेश्चन है कि इंडियन पॉलिसी मेकर जो है वो गलती किए, क्यों गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये कर दिए, क्यों कि मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई ज़रूर गई, लेकिन इस मिक्स्ड इकोनॉमी में भी ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट का कंट्रोल था। तो ये कहा जा रहा है कि ये स्टेटमेंट है कि इंडियन गवर्नमेंट ये गलती कर दी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखी। दूसरा क्या है, इंडिया कुड हैव डेवलप्ड अ मच बेटर इफ़ द प्राइवेट सेक्टर वॉज अलाउड। कहा जा रहा है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को या ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटलिस्ट की तरफ झुकाव होता तो इंडिया का ज़्यादा डेवलपमेंट होता। इस पे आपको कमेंट करना है। तो ये देखिए, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहाँ देखिए, इस स्टेटमेंट का सबसे पहले लिखना नो। क्या लिखा हुआ है, इंडियन पॉलिसी मेकर मेड अ मिस्टेक। बोला जा रहा है, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इंडियन पॉलिसी मेकर जो है वो गलती कर दिए ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट का कंट्रोल कर करके। तो यहाँ पे कहना नहीं, ठीक है। द अबव स्टेटमेंट इज एंटायरली इनकरेक्ट। बोला जा रहा है ऊपर जो बातें कही जा रही है वो बिल्कुल गलत है। क्यों,
स्टेट इंटरवेंशन वॉज नेसेसरी टू रेगुलेट द कंट्रीज डेवलपमेंट। बोला जा रहा है कि स्टेट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, स्टेट का रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए। क्यों ज़रूरी था? इंडिया डिडंट फॉलो आइदर ऑफ द कैबिनेट। वो इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर गरीबी, इलिटरेसी, भुखमरी या और भी जो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ थी और भी सोशल डिस्पैरिटीज़ थी, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़रूरी था। अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता तो डेवलपमेंट का फ़ायदा सभी लोगों को बराबर नहीं होता और कहीं ना कहीं मोनोपोली हो जाती, प्राइवेट लोगों को या अमीर लोगों को ज़्यादा फायदा होता और ये सब डिस्पैरिटीज़ और बढ़ ही जाती। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट खुद ही जिम्मेदारी ली कि डेवलपमेंट की जिम्मेदारी हम खुद लेते हैं और हम डेवलपमेंट करेंगे और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा सभी लोगों को हो पाएगा, डेवलपमेंट का फायदा सभी लोगों को हो पाएगा। देखिए, इंडिया डिडंट फॉलो द आइदर कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया ना ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल अपनाया ना ही सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल अपनाया, इंस्टीड इसके बजाय इट एडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल। ये मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल अपनाया है जहाँ पे वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, वेयर बोथ सेक्टर प्लेड रोल इन द इकोनॉमी, जहाँ पर पब्लिक सेक्टर को भी मौका मिला और प्राइवेट सेक्टर को भी मौका मिला, मतलब कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का मिक्स्ड अपनाया गया था। देखिए, प्राइवेट सेक्टर वुड हैव लीड टू द मोनोपोली ऑफ द मार्केट। अगर प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता सिर्फ, तो प्राइवेट सेक्टर की वजह से मार्केट में मोनोपोली हो जाता, मतलब जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते उनको ज़्यादा फायदा होता, जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर होते उनको ज़्यादा फायदा होता, आम लोगों को डेवलपमेंट का फायदा नहीं होता, अमीर और गरीब में जो है वो फ़र्क हो जाता। क्यों? जिसके पास पैसा है, जिसके पास पूंजी है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, उसी को फायदा होता है। आगे देखिए, द गैप ऑफ द पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वुड हैव वाइडन। बोला जा रहा है कि गरीबी बढ़ जाती और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ भी बढ़ जाती। गरीबी क्यों बढ़ जाती? क्योंकि डेवलपमेंट का फायदा जो है सिर्फ पैसे और पूंजी वाले को होता है, तो इस वजह से, और इनइक्वालिटीज़ इस वजह से होती है कि अमीर और गरीब में फ़र्क बढ़ जाता है। कुछ लोग अमीर होते चले जाते और गरीब गरीब होते चले जाते, अमीर अमीर और गरीब गरीब। अब आगे देखिए, इट वुड हैव लीड टू वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, और इस वजह से बहुत बड़े पैमाने पर अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता था। ठीक है, जो है बेरोजगारी बढ़ जाती, क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज बहुत सारी बैठाई जिसमें बहुत सारे लोगों को जो है रोजगार भी मिला। अब आगे क्या है, अर्बन रीजन वुड हैव डेवलप्ड बट द रूरल रीजन वुड हैव स्ट्रगलिंग फॉर द बेसिक कम्युनिटीज़। अगर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा मौका दिया जाता है या कैपिटलिस्ट को ज़्यादा मौका दिया जाता है, तो शहर वगैरह में तो तरक्की हो जाती है, क्योंकि इंडस्ट्री फैक्ट्री ज़्यादातर शहरों में जो है ज़्यादातर शहरों में रहती है। लेकिन जो है जो बेसिक फैसिलिटीज़ जो गांव में होना था, उन सब चीज़ों में इंडिया बहुत पीछे छूट जाती, जबकि अभी भी पीछे है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। अगर प्राइवेट लोगों के कंट्रोल में होता तो सिर्फ अर्बन डेवलपमेंट होता, रूरल डेवलपमेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में वो लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते, इंडस्ट्री फैक्ट्री पर फोकस करते, तो इसी वजह से जो है ऐसा होता। अब आगे देखिए, एक क्वेश्चन और भी है, एक क्वेश्चन हम इसमें ऐड कर देते हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, कि आखिर जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान का इवोल्यूशन, फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड सेकंड 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान का इवैल्यूएशन। ठीक है, कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, व्हाट डिड वी अचीव फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड सेकंड 5 ईयर प्लान। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, व्हाट डिड वी अचीव फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान से जो है क्या हासिल हुआ। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान से क्या हासिल हुआ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान की वजह से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किया जा सका, बहुत सारे जो है मेगा जो अच्छे खासे फंड एलोकेट किए गए डैम्स वगैरह को बनाने के लिए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को डेवलपमेंट करने के लिए। इसके अलावा हम देखते हैं लैंड रिफॉर्म की जाती है, ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म किया जाता है, ज़मींदारों से लेकर के जो है वो पीजेंट को दे दी जाती है। लैंड कंसोलिडेशन भी किया जाता है, जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन थी तो उसको ज़मींदारों से लेकर के उनके फार्म साइज को बड़ा कर दिया जाता है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ये फायदा हुआ। सेकंड 5 ईयर प्लान से क्या हुआ, हेवी इंडस्ट्रीज जो है सेटअप किए गए, आयरन, स्टील या और भी बेसिक इंडस्ट्रीज वगैरह सब सेटअप किए गए। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ, रोड, बिजली, पानी, एजुकेशन, इन सब चीज़ों का भी डेवलपमेंट हो पाया। तो ये दोनों 5 ईयर प्लान से क्या हुआ कि इंडिया में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, तरक्की हुई और नेशनल इनकम बढ़ा, नेशनल ग्रोथ भी हुआ। तो ये सब जो है हमारा ये जो है फ़ायदा है। तो दोनों 5 ईयर प्लान से ये सब चीज़ जो है वो अचीव हो पाया। ठीक है, अब तो यहाँ पे इस चैप्टर का डिस्कशन यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो इस चैप्टर का बनाएंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए। और अगर हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। थैंक यू।